हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए दोस्तों आज पढ़ेंगे हम क्लास 7 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6। आज जानेंगे हम टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन जो उस टाइम का शहर था, व्यापारी था और जो हस्तकला के जो काम करते थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। और वहाँ का जो संचालक जो केंद्र था वो किस टाइप का था, कैसे था उसके बारे में, जो मार्केटिंग हुआ करती थी उस टाइम का मार्केट कैसे होता था, कैसे लोग व्यापार करते थे, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स जो संचालक केंद्र था उसके बारे में देखते हैं। द टाउन इज बस्टलिंग विथ मार्केट सेलिंग ग्रेन्स, स्पाइसेस, क्लॉथ एंड ज्वेलरी। तो जो शहर था उस टाइम दोस्तों जो भारी पूर्ण था, जैसे कि लोग ग्रेन्स बेच अनाज बेचते थे, स्पाइसेस मसाले, कपड़े, जो ज्वेलरी के थे जो हाथों से बनाते थे वो सब मार्केट में ले आके बेचा करते थे। वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम्स फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स। The Sali, the Salia weavers of Tanjavur and nearby town of Urayur are busy producing cloth for flag to be used in the temple festival, fine cottons for the king and nobility, coarse cotton for the masses. तो जैसे शहरों में मार्केटों में पानी का सप्लाई कैसे होता था दोस्तों, जो कुएं से होता था, टैंक से होता था, वहां से पानी सप्लाई होता था। और उस टाइम का जो बुनाई का जो काम करते थे, जो बुन के कोई सामान बनाते थे या बेचते थे, तो तंजावुर के पास में जो उरायूर शहर था, बहुत ही बिजी शहर था वो। और वो हाईली क्या उत्पादन करते थे, जैसे क्लॉथ जो उत्पादन होता था, उससे झंडे बनता था, जो कि मंदिरों पे लगते थे, फेस्टिवल त्योहारों के टाइम में। और जो अच्छे-अच्छे क्वालिटी के जो कॉटन के जो कपड़े थे, वो भी बनाए जाते थे, जो राजा द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। और जो कोर्स कॉटन था, वो अन्य लोगों के लिए बनाया जाता था। तो इस तरह का उस टाइम का मार्केट हुआ करता था और ऐसे-ऐसे चीज़ें बनाई जाती थी। टेम्पल्स टाउन एंड पिलग्रिम सेंटर। तो जो टेम्पल टाउन था, जो मंदिर का जो शहर हुआ करता था और तीर्थ यात्री जो सेंटर हुआ करता था, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं दोस्तों। तो तंजावुर एक ऐसा शहर था जो उस टाइम का प्रख्यात शहर हुआ करता था। जैसे कि temples town represent a very important patterns of urbanization, the process by which city develop। तो जो टेम्पल के आसपास, जो मंदिरों के आसपास में जो शहर हुआ करता था दोस्तों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। लोग भी रहते थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हर चीज हो जाता था, उनका कारोबार भी हो जाता था, रहन सहन भी हो जाता था। और कोई भी सामान अगर वो बनाते थे तो आसानी से वो वहाँ पे लाके बेच सकते थे। तो इस तरह शहर का विकास और तेजी से होता जाता था। ब्रॉन्ज बेल मेटल एंड द लॉस्ट वर्क्स टेक्निक। तो दोस्तों उस टाइम लोग ब्रॉन्ज, तो जो कांसा जिसको बोलते हैं, वो बनाए जाते थे। मेटल का जो लॉस्ट वर्क्स टेक्निक, उसके बारे में देखते हैं कैसे लोग बनाते थे। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय कंटेनिंग कॉपर एंड टिन। तो ब्रॉन्ज किससे बनता था दोस्तों? कॉपर से और टिन को मिक्स करके ये बनाया जाता था। तांबा और टिन को मिला के ब्रॉन्ज बनाया जाता था, जो कि बहुत ही मजबूत और शाइनिंग होता है इसमें। Bell metal contain a greater proportion of tin than other kinds of bronze। जो बेल मेटल होता है वो ज्यादातर टीन का मिश्रण होता है उसमें, ब्रॉन्ज से भी ज्यादा उसमें टीन का मिश्रण होता है। दिस प्रोड्यूस अ बेल लाइक अ साउंड। और इसमें घंटियों के जैसे आवाजें भी निकलती है दोस्तों। Towns emerges around the temple such as those of Vilavasin, Vilsa or the Vidasa in Madhya Pradesh and सोमनाथ इन गुजरात। तो जो टाउन था दोस्तों, जो शहर था, तो लगभग मंदिरों से मिला भाषा, वो जो उनका विलसा और विदासा मध्य प्रदेश में है, एक सोमनाथ इन गुजरात में ये मंदिर हुआ करता था दोस्तों। और वहां पे शहरें बहुत ही तेजी से फैलती गई। अदर इम्पोर्टेंट टेम्पल्स टाउन इंक्लूडेड कांचीपुरम एंड मदुराई इन तमिलनाडु एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश। तो उस टाइम का जो सबसे फेमस जो मंदिर हुआ करता था, कांचीपुरम में भी था, मदुराई में भी
था दोस्तों, जो तमिलनाडु स्टेट में स्थित है। और तिरुपति कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे ये बहुत उस टाइम भी अच्छे खासे विकास हो चुके थे। अब जानेंगे दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे एक सूफी सैंट थे और ये सेटल कहाँ पे हो गए थे दोस्तों? ये 12वीं शताब्दी में राजस्थान की जगह में अजमेर में, पुष्कर में, वहाँ पे जाके ये सेटल हो गए। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। और इनके मानने वाले एक ही धर्म से नहीं थे, हर धर्म से इनके मानने वाले लोग थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इज द सेलिब्रेटेड सूफी saint who settled there in the 12th century, attracted devotee from all creeds। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया, सेम एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे मेंशन किया गया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो एक सूफी सैंट थे और इन्होंने 12वीं शताब्दी में अजमेर में जाके सेटल हुए और इनके मानने वाले सारे धर्म से लोग बिलोंग करते थे। नियर अजमेर, अजमेर के पास में एक लेक है पुष्कर, वहीं पे ये जाके अपना बसवास किए। पिलग्रिम्स फ्रॉम एंशिएंट, जो तीर्थयात्री वहां पे अट्रैक्टेड है और जाते भी। नेटवर्क ऑफ ए स्मॉल टाउन, जो छोटे शहर थे उनका नेटवर्किंग क्या था उसके बारे में भी जानेंगे। फ्रॉम द 8th century onwards, the subcontinent was dotted with several small towns। तो जो छोटे शहर हुआ करते थे दोस्तों, जो लगभग 8 सेंचुरी से 8 शताब्दी से वो धीरे-धीरे छोटे-छोटे शहर बहुत जगह फैलते गए। दिस प्रोबेबली इमर्ज फ्रॉम लार्ज विलेज, और ये कैसे फैलते थे? जैसे जहाँ बड़ा गांव बसता जाता था वहां पे फिर एक छोटा सा शहर हो जाता था। इस तरह कर करके और सिटी बढ़ते चला गया। सेल प्रोडक्ट्स लाइक हॉर्स सॉल्ट कैम्फोर सैफरन बीटल नट एंड स्पाइसेस लाइक पीपल। और यहाँ पे क्या क्या का कारोबार होता था, क्या क्या बेचे जाते थे उसके बारे में भी देखते हैं। जैसे हॉर्सेस घोड़े बेचे जाते थे, सॉल्ट नमक, कैम्फर कैम्फर भी बेचा जाता था, सैफरन जो जायफल था, बीटल नट मसाले और पीपर दालचीनी, ये सब मसाले वसाले सब वहाँ पे सेल आउट किया जाता था। अब दोस्तों जानेंगे ये जो मूर्ति है जो ब्रॉन्ज से बना हुआ है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बनाया गया है और बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है दोस्तों। फाइन आर्ट इसमें किया गया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको। ये एक स्नेक है जो स्नेक का शेप दिया गया है दोस्तों, और एक ये देवी देवताओं का मूर्ति है। तो इसको बहुत ही फाइन क्वालिटी और फाइन हिसाब से इसको बनाया गया। उस टाइम के जो हस्तकला के जो काम जानते थे वो बहुत ही जो स्कल्पचर बनाते थे वो बहुत ही बेहतर तरीके से बनाते थे। अब दोस्तों जानेंगे टैक्सेस ऑन मार्केट। तो मार्केट पे टैक्सेस क्या होता था और किस हिसाब से टैक्सेस लगाए जाते थे इसके बारे में जानते हैं, और किन किन चीजों पे टैक्स लगाया जाता था। देयर वर टैक्सेस इन काइंड ऑफ शुगर, जैगरी, डाइस, थ्रेड, कॉटन एंड कोकोनट सॉल्ट, अरेका नट्स, बटर, सीसम ऑयल एंड क्लॉथ। तो जो टैक्सेस लगाए जाते थे, क्योंकि जो बाजारें हुआ करती थी, जो मार्केट हुआ करता था उसमें लोग ये सब चीजें जो प्रोडक्ट था वो बेचने आते थे, तो इन पे टैक्स हुआ करता था। जैसे चीनी होता था, गुड़ होता था, डाइज, धागे होते थे, जो कॉटन के कपड़े होते थे, जो नारियल होता था, सॉल्ट और तेल नमक होता था, शीशम ऑयल था और क्लॉथ, इन सब चीजों पे टैक्स लगाया जाता था दोस्तों, ताकि उनसे टैक्स वसूली किया जा सके। टैक्स ऑन ट्रेडर, और टैक्स सिर्फ सामानों पे नहीं बल्कि जो व्यापारी थे उन पे भी लगाया जाता था दोस्तों, और उनके बारे में देखते हैं। टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स हु सोल्ड मेटल गुड्स, ऑन डिस्टिलर, ऑन ऑयल, ऑन कैटल फोडर्स एंड लैंड्स ऑफ ग्रेन। किन किन पे लगता था? जो मेटल का गुड्स दो सामान हुआ करता था जो बेचे जाते थे उस पे भी टैक्स लगता था, तेल बेचते थे उस पे टैक्स लगता था, जो कैटल का फूडर है, जो जानवरों का खाने का पदार्थ होता था उस पे भी, जो खाने खाने का सामग्री होता था उस पे भी टैक्स लगता था।
और ज़मीनों से जो ग्रेन उत्पादन होता था, उस पे भी टैक्स लगता था। तो इस हिसाब से टैक्स वो वसूली करते थे। अब दोस्तों जानेंगे ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। उस टाइम के व्यापारी बड़े भी होते थे और छोटे भी होते थे। उनके बारे में भी देखते हैं दोस्तों। द मोस्ट फेमस बिंग द मनीग्रामम एंड नाना देशी। तो जो बड़े व्यापारी थे वो कौन-कौन थे? मनीग्राम एंड नाना देशी। These guilds traded extensively both within the peninsula with the Southeast Asia and China। और इनका व्यापार दूर-दूर तक फैला था, जैसे पेनिसुला से लेके साउथ ईस्ट और एशिया एंड चाइना तक। गुजराती traders including the communities of Hindu, Baniyas and Muslim Bohras traded extensively with the ports of the Red Sea, Persian Gulf, East Africa, Southeast Asia and China। तो उस टाइम जो गुजराती व्यापारी थे दोस्तों, उनमें दोनों समाज के लोग मिक्स थे। जैसे हिंदू से बनिया होते थे और मुस्लिम से बोहराज होते थे। और इनका व्यापार दूर-दूर तक फैला था, जैसे कि रेड सी से लेके पर्शियन गल्फ से लेके ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना तक इनका बिज़नेस फैला हुआ था। They sold textile and spices in these ports and in exchange brought gold and ivory from Africa and spices, tin, Chinese and blue pottery and silver from Southeast Asia and China। और तो वो क्या-क्या का व्यापार करते थे? जैसे कि वो टेक्सटाइल में काम बिज़नेस किया करते थे, कपड़ों का, मसाले का, ये सब बेचते थे। और फिर क्या खरीदते थे? जैसे आइवरी फ्रॉम अफ्रीका से, स्पाइसेस, चाइनीज़ से चाइनीज़ से ब्लू पोट्री, सिल्वर, ये सब वो लोग खरीदते थे, एशिया और चाइना से। The towns on the west coast were home to Arab, Persian, Chinese, Jewish and Syrian Christian trade। तो जो शहर वेस्ट में पड़ता था, वो किनका गढ़ माना जाता था और किनका घर माना जाता था? जैसे अरब अरब लोगों का, पर्शियन का, चाइनीज का, ज्यूइश का, इनका घर माना जाता था जो शहर था। क्रिश्चियन का, ये सब जो व्यापारी थे उनका गढ़ माना जाता था या घर माना जाता था। इंडियन स्पाइसेस एंड क्लॉथ सोल्ड इन द रेड सी पोर्ट। तो जो इंडियन स्पाइसेस थे, जो मसाले थे और जो कपड़े थे, वो कहाँ पे बेचा जाता था दोस्तों? जो रेड सी पोर्ट है, वहाँ पे बेचा जाता था। And were purchased by Italian traders and eventually reached European markets fetching very high profit। और ये किनके द्वारा खरीदा जाता था दोस्तों? जो इटालियन व्यापारी थे उनके द्वारा खरीदा था और लास्ट ये यूरोपियन मार्केट में जाके इसका बिक्री होता था, जो कि अच्छे खासे मुनाफे में इसको सेल करते थे। अब दोस्तों जानेंगे काबुल के बारे में। काबुल जो अफगानिस्तान में पड़ेगा, जो और अफगानिस्तान का राजधानी हुआ करता है। अफगानिस्तान बिकम पॉलिटिकली एंड कमर्शियली इम्पोर्टेंट फ्रॉम द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड। तो जो अफगानिस्तान था वो राजनीतिक तौर पे और व्यापारिक तौर पे भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। कब? 16वीं शताब्दी के दौरान दोस्तों। काबुल एंड कंदाहार वर लिंक्ड टू द सेलिब्रेटेड सिल्क रूट। तो काबुल से लेके और कंदाहार का जो लिंक था दोस्तों, ये क्या था? सिल्क रूट से लिंक किया गया था इसे। Beside the trade in horses was primarily carried on through this route। तो इस रूट से किस चीज का व्यापार होता था? तो वो आसानी से घोड़े से भी सामान को ले जा सकते थे, लाते थे और फिर ले जाते थे। तो ये इनका रूट था। इन द 7th सेंचुरी जिन बैप्टिस्टी Tavernier, a diamond merchant, estimated that the horse trade at Kabul amount 30,000 annually, which was a huge sum in those days। तो जो एक 17 शताब्दी में एक जीन बेप्रासी का जो व्यापारी थे, जो डायमंड का व्यापारी थे दोस्तों, तो उनका ये अनुमान था कि जो हॉर्स ट्रेडिंग होता था, वो काबुल में लगभग दोस्तों 30,000 एनुअली, मतलब वार्षिक होता था, जो कि उस टाइम का बहुत ही बड़ा अमाउंट हुआ करता था दोस्तों। तो इस टाइप का व्यापार था काबुल में। Camels carried dry fruits, dates, carpets, silk and even fresh fruit from Kabul to the subcontinent and elsewhere। तो जो काबुल का जो जगह है दोस्तों, वहाँ पे ड्राई फ्रूट का उत्पादन ज्यादा है। तो ये लोग क्या करते थे? जो कि ऊंट होता था, उस पे ये ड्राई फ्रूट लाते थे
और कारपेट, सिल्क ये सब लाके फ्रेश फ्रूट था वो भी लाते थे और सबकॉन्टिनेंट में हर जगह एक जगह से दूसरी जगह ले जाके बेच दिया करते थे। वहाँ से दोस्तों स्लैब भी लाया जाता था, जैसे कि दासी भी लाते थे और बेचते थे और लेबर फोर्स उससे काम करवाया जाता था। अभी दोस्तों एक ये देखते हैं जो ब्रॉन्ज से बना हुआ और इन पे देखिए आर्टिफिशियली कितना खूबसूरत आर्ट किया गया है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ब्रॉन्ज के बारे में। जैसे ये फ्लावर बना है दोस्तों, ये सब जो फ्लावर बना है, ये देखो कितना खूबसूरत बना रखा है दोस्तों। ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है। तो इसमें छोटे-छोटे डिजाइनिंग भी किया गया है दोस्तों। ये जो छोटे-छोटे सब डिजाइन है, ये सब किया गया है। तो उस टाइम में कलाकारी में कोई कमी नहीं थी दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन कलाकार उस टाइम में थे दोस्तों और अच्छे कलाकारी बनाते थे और खूबसूरत शाइनिंग भी होता था, जो कि काँसे से बना हुआ था। अब दोस्तों जानेंगे क्राफ्ट्स इन टाउन। जो शहर में जो शहर में थे, वो हस्तकला क्या-क्या बनाते थे उसके बारे में जानें। The craft person of Bida were so famed for the inlay work in copper and silver that is come to be called बिदरी। तो जो बिदार के रहने वाले लोग थे वो बहुत ही उस समय फेमस हुआ करते थे। क्या चीज़ पे? जो कॉपर और सिल्वर पे जो चीज़ बनाते थे, वो बहुत ही फेमस हुआ करता था और इसको किस नाम से जाना जाता था? बिदरी के नाम से जाना जाता था दोस्तों। ये दोस्तों याद रखने वाली चीज़ है। इनको क्या बोला जाता है? बिदरी। बिदरी के नाम से जाना जाता था। ये बिदरी के नाम से जाने जाते थे। बिदरी के नाम से जाने जाते थे दोस्तों। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना आप दोस्तों। द पंचाला और विश्वकर्मा community consisting of goldsmith, bronzesmith, blacksmith, mason and carpenter were essential to the building of temples. दो जो पंचाला और विश्वकर्मा कम्युनिटी समाज था, वो किन से बना हुआ था दोस्तों? जो गोल्ड स्मिथ का काम करते थे, ब्रोंज का, ब्लैक स्मिथ का, जो राजमिस्त्री का होते थे, कारपेंटर होते थे, ये एसेंशियल किसके लिए थे? मंदिरों के कार्य के लिए, जो मंदिरें बनाते थे उस ज़माने में। द चेंजिंग ऑफ फॉर्च्यून ऑफ टाउन, तो जो शहर का जो भाग्य चेंज हुआ, उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे कि मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल में पड़ेगा दोस्तों और ये कहाँ पे स्थित है? ऑन द बैंक्स ऑफ द भागीरथी जो नदी है उस पे स्थित है। व्हिच रोज टू द प्रोमिनेंस अ सेंटर फॉर सिल्क एंड बिकम द कैपिटल ऑफ बंगाल इन 1704। ये इतना फेमस था दोस्तों और एक अच्छे केंद्र के रूप में उभरा और ये सिल्क के लिए बहुत ही फेमस सेंटर बन गया और लास्ट में 1704 में वहाँ पे राजधानी भी बंगाल का बनाया गया। डिक्लाइन इन द कोर्स ऑफ द century as the weaver faced competition from the cheap mill trade cloth from England। लेकिन दोस्तों होने क्या लगा यहाँ पे सेंचुरी के दौरान कुछ टाइम बाद इनमें जो क्राफ्ट पर्सन थे उनमें कमियां पाने लगा। किस चीज का? क्योंकि कंपटीशन जो कंपटीटर थे वो बढ़ गए। तो इंग्लैंड अब ये हाथ से अपना बुनाई करते थे और इंग्लैंड ने क्या किया? अपना मिल बैठाया और उसमें सस्ते उत्पादन करने लगे। तो इनसे इनका कंपटीशन घट गया। ये कॉम्पिटिट नहीं कर पाए। जो क्राफ्ट पर्सन थे इन्होंने कॉम्पिटिट नहीं कर पाए। इंग्लैंड जो चीप मिल थी उससे नहीं कर पाए। तो इनको दिक्कत होने लगी दोस्तों। अब जानेंगे हम्पी के बारे में। हम्पी इज लोकेटेड इन कर्नाटका। ये कहाँ पे लोकेटेड है दोस्तों? हम्पी ये कर्नाटका में, जैसे कि यहाँ पे कर्नाटका में लोकेटेड है। इन द कृष्णा तुंगा भाद्रा बासिन विच वाज थॉट द न्यूक्लियस ऑफ विजयनगरा एम्पायर फाउंडेड इन 1336। तो ये किस नदी के आसपास में दोस्तों? कृष्णा तुंगा भाद्रा बासिन के उसी के पास में है। और ये किस विजयनगरा जो साम्राज्य था, ये कब हुआ साम्राज्य इनको मिला था दोस्तों? 1336 में।
द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वाज डिस्टिंक्शन। तो जो हम्पी का जो आर्किटेक्चर था वो बिल्कुल अलग था दोस्तों। द बिल्डिंग इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैड अ स्प्लेंडिड आर्किक domes and pillar halls with the niches for holding sculpture। तो इनके ऐसे इमारतें बनाए गए थे दोस्तों जो अलग ही किस्म का था, बहुत ही जटिल था और बहुत ही खूबसूरत आर्के के उनके बने हुए थे। जो पिलर थे वो भी बहुत अच्छे से बने हुए थे, जिस पे मूर्ति को होल्ड किए हुए जो आर्के था उस पे बना हुआ था। जो मूर्तियां उस पे ऐसा दिखता था दोस्तों कि मूर्ति उस पे खड़ा हुआ है या लटकाया हुआ है। तो बहुत ही बेहतरीन बनाए जाते थे। कहाँ पे? हम्पी। हम्पी बसल विद कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटी। तो हम्पी बहुत ही फेमस हुआ था कारोबार के हिसाब से और कल्चर, इनका जो सांस्कृतिक कल्चरल था उसके हिसाब से भी। मुस्लिम मर्चेंट Chetis an agent of European traders such as the Portuguese through the markets of Hampi। तो जो मुस्लिम व्यापारी थे और क्षेत्रीय थे, ये किनके एजेंट हुआ करते? यूरोपियन व्यापारी के। जैसे कि पोर्चुगीज, जो पोर्चुगीज थे और जो हम्पी के मार्केट के जो व्यापारी थे। टेम्पल्स वेयर द हब ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज एंड देवदासी। तो जो मंदिरें हुआ करता था वो किसका अखाड़ा हुआ करता था? किसका अखाड़ा हुआ करता था दोस्तों? देवदासी का। और जो कल्चरल एक्टिविटीज हुआ करता था और इसमें जो देवदासी थे वो जो टेम्पल में जो मंदिर में डांस करती थी उसको देवदासी बोला जाता था। तो यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज बहुत होते थे जो उनके कल्चर को दर्शाते थे। जो कल्चर उनका फोक डांस था वो भी करते थे। तो ये मंदिरों में उस टाइम का हब हुआ करता था दोस्तों। द महानमी फेस्टिवल नोन टुडे एज नवरात्रि इन द साउथ वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट हम्पी। तो हम्पी का दोस्तों जो महानमी त्योहार था उसको किस नाम से जाना जाता है? नवरात्रि के नाम से साउथ में। और ये वहाँ का एक बहुत फेमस त्योहार हुआ करता था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको मनाया जाता था। कहाँ पे? साउथ। हम्पी फेल into ruin following the defeat of Vijayanagara in 1565 by the Deccan Sultan, the ruler of the Golconda, Bijapur, Ahmednagar, Berar and Bidar। तो हम्पी लगभग तबाह बर्बाद कब हुआ दोस्तों? जब ये विजय नागरा 1565 में जो शिकस्त हुए, किनके द्वारा? जो सुल्तान जो रूलर ऑफ गोलकोंडा, जो गोलकोंडा के शासक थे, बीजापुर के, अहमदनगर के और बिदार के, इनसे वो शिकस्त खाए जब इनका हम्पी का जो स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो गया और इनको बर्बाद कर दिया गया इस शहर को और वो अपने कंट्रोल में इनको कर लिए। अ गेटवे टू द वेस्ट, सूरत। अब दोस्तों जानेंगे सूरत के बारे में, जो कि हिस्ट्रिकली सूरत बहुत ही शुरू से ही व्यापार में आगे है और क्यों है इसके बारे में जानेंगे। सूरत इन गुजरात वाज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग मुगल पीरियड along with the Bombay, present day Kambat and somewhat later अहमदाबाद। तो जो सूरत था जो गुजरात में पड़ेगा दोस्तों, ये एक इम्पोरियम था। इम्पोरियम के नाम से जाना जाता है। तो इम्पोरियम किस चीज को बोलते हैं? जैसे कि वहाँ पे वैरायटी ऑफ गुड्स होता है, एक वैरायटी का, क्वालिटी का सामान नहीं, तरह तरह के सामान, तरह तरह का वैरायटी ऑफ क्वालिटी सामान मिलेगा जिसका सेल एंड परचेजिंग होता है। तो उसको इम्पोरियम बोला जाता था उस टाइम में दोस्तों। किसको? सूरत को। और ये मुगल पीरियड में जो वेस्टर्न के जो व्यापारी थे तो वो यहाँ पे अपना कारोबार करते थे दोस्तों। जैसे कि प्रेजेंट डे कंबत आज अहमदाबाद के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे शुरू से ही कारोबार अच्छे तरीके से किया गया है और आज भी हो रहा है। सूरत वाज द गेटवे फॉर ट्रेड विथ वेस्ट एशिया बाय द गल्फ ऑफ हॉर्मुज। और सूरत एक ऐसी जगह पे है दोस्तों
जैसे कि वहाँ पे एक गेटवे है, किनके लिए, कौन से व्यापारी के लिए? जो वेस्ट एशिया के, उनके लिए आसानी से, और जो गल्फ के, जो अरब से भी आते थे, आसानी से आ जाते थे, क्योंकि वहाँ पे समुद्र का रास्ता था, तो आसानी से वो वहाँ पे आके अपना व्यापार कर लेते थे। सूरत हैज़ आल्सो बीन कॉल्ड द गेट टू मक्का बिकॉज़ मैनी पिलग्रिम शिप्स सेट सेल फ्रॉम हियर। तो सूरत का नाम उस टाइम मक्का भी हुआ करता था। किस लिए दोस्तों? क्योंकि जो तीर्थ यात्री थे, जो अरब से आते थे, वो नावों द्वारा यहाँ पे आराम से आ जाते थे और कारोबार करके चले जाते थे। अब दोस्तों जानेंगे एम्पोरियम के बारे में। जैसे कि मैंने थोड़ा-सा डिस्कस ऊपर में किया था, ये देखिए एम्पोरियम, अ प्लेस वेयर गुड्स फ्रॉम डाइवर्स प्रोडक्शन सेंटर एंड ब्राउट एंड सोल्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एम्पोरियम उस जगह को बोला जाता है जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स, तरह-तरह के जो प्रोडक्ट होता है, उसको बेचा जाता है और खरीदा जाता है। तो इस जगह को एम्पोरियम बोला जाता है दोस्तों। There were also several retail and wholesale shop selling cotton textile. वहाँ पे बहुत से अलग-अलग जो रिटेल आउटलेट थे और जो होलसेल थे, जो होलसेल दुकानें थी, वो भी क्या करती थी? कॉटन का कारोबार करते थे, बेचते थे और खरीदते थे। The textile of Surat were famous for their gold laces, border zari and had a market in West Asia, Africa and Europe. तो जो मेन कारण था जो फेमस होने का, जो सूरत का, तो क्या था? जो जो जड़ी का काम होता था, जो गोल्ड लेस लगता है, जो जैसे आपने देखा होगा साड़ियों में या सूटों में, तो जो उनका बॉर्डर बनता है, वो जड़ी के कामों से, जरी से बनाया जाता है। तो इससे वो बहुत ही उस टाइम का फेमस हुआ करता था और ये मार्केट में अच्छे खासे रेटों पे बिकते थे। कहाँ-कहाँ के? जो वेस्ट एशिया के मार्केट, अफ्रीका के, यूरोप के जो मार्केट थे उसमें। अब दोस्तों थोड़ा मछलीपट्टनम के बारे में भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका गया है। फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर, मछलीपट्टनम, द टाउन ऑफ मछलीपट्टनम इन आंध्र प्रदेश। तो जो ये मछलीपट्टनम का जो शहर है, ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। इसको मछलीपट्टनम के भी नाम से भी जाना जाता है, जैसे लिटरली फिश पोर्ट के नाम से, जो मछली का केंद्र था उसके नाम से भी जाना जाता है, जो कृष्णा रिवर पे स्थित है। इन द 17th सेंचुरी इट वाज सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी। तो 17 शताब्दी के दौरान ये बहुत ही इंटेंस सेंटर, कारोबार के हिसाब से, कामों के हिसाब से ये इंटेंस केंद्र माना जाता था, गंभीर रूप से ये सेंटर माना जाता था। बोथ द डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अटेम्प्ट टू कंट्रोल मछलीपट्टनम एंड इट बिकम मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्ट ऑन द आंध्र कोस्ट। तो जो डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे, ये दोनों क्या करना चाहते थे? मछलीपट्टनम को कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि ये मेन जगह था जहाँ से ये आंध्र प्रदेश का, आंध्र कोर्ट का, ये बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट था, जिससे आसानी से वो कारोबार यहाँ से कर लेते थे। तो इसमें डच भी चाहता था कि मैं अपने कंट्रोल में कर लूँ, और जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भी चाहती थी कि इसको मैं कंट्रोल कैसे करूँ। द फोर्ट एट मछलीपट्टनम वाज बिल्ट बाय द डच। तो जो पहला वहाँ का मछलीपट्टनम का जो किला था, वो किनके द्वारा निर्माण कराया गया दोस्तों? जो डच के व्यापारी थे, उनके द्वारा निर्माण कराया गया था। अ पुअर फिशर टाउन, जो एक गरीब फिशर शहर था, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं, क्या दे रखा है। दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मछलीपट्टनम बाय विलियम मेथोल्ड, अ फैक्टर ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1620। ये मछलीपट्टनम के बारे में किनके द्वारा दिया गया है? पुअर फिशर टाउन किनके द्वारा? जो विलियम मेथोड थे, उनके द्वारा दिया गया है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने 1620 में इस चीज को बताया। दिस इज द चीफ पोर्ट ऑफ गोलकोंडा वेयर द राइट वर्शिपफुल ईस्ट इंडिया कंपनी हैव देयर एजेंट। तो ये मेन चीफ गोलकोंडा का जो था दोस्तों, ये मेन उनका व्यापार केंद्र हुआ करता था, जो कि जहाँ पे कौन-कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, उनके एजेंट भी थे दोस्तों। द कुतुब शाही रूलर ऑफ गोलकोंडा
imposed royal monopolies on the same। तो जो कुतुब शाही जो शासक थे गोलकोंडा के, उन्होंने क्या किया, एक रॉयल उन पे टैक्स के रूप में लगा दिया। मोनोपोलीज जो एक मोनोपोलीज उसको बोलते हैं, जो एक ही जगह से खरीदना, मतलब अलग जगहों से खरीदने के लिए मना होता है, टेक्सटाइल जैसे सामान ये सब, तो ये इसी को मोनोपोलीज बोला जाता है। जैसे टेक्सटाइल, स्पाइसेस, अदर आइटम प्रिवेंट द ट्रेडर्स पासिंग कंप्लीटली इनटू द हैंड्स ऑफ द वेरियस ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मोनोपोलीज बना लिए थे कि दूसरे एजेंटों के द्वारा या दूसरे कंपनी के द्वारा आप नहीं बेच सकते हैं इसको। फियर्स कंपटीशन अमंग द वेरियस ट्रेडिंग, तो उनमें दोस्तों कंपटीशन का मात्रा और बढ़ते चला गया। जैसे जो गोलकोंडा के नोबल्स पर्शियन थे, जो पर्शियन व्यापारी थे, जो तेलुगु कौम थी, क्षेत्रीय यूरोपियन ट्रेडर्स, जो तरह अलग अलग जो व्यापारी थे, उनमें एक कंपटीशन बढ़ता चला गया। As the Mughal began to extend their power to Golconda, their representative, the governor Mir Jumla, who was also a merchant, began to play off the Dutch and English against each other। तो जो मुगल थे, उन्होंने अपना कंट्रोल कहाँ पे फैलाना शुरू कर दिया, जो गोलकोंडा था वहां तक अपना रिप्रेजेंटेटिव या अपना पावर, अपना गवर्नर, ये सब फैलाने लगे। जैसे कि मीर जुमला थे, वो भी एक वहाँ के बड़े व्यापारी थे, जो डच के साथ और इंग्लिश, जो डच थे और इंग्लिश, उनके साथ उनके विरुद्ध में इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। इन 1686 एंड 1687 मुगल एम्पायर औरंगजेब एनेक्स्ड गोलकोंडा। तो दोस्तों 1686 और 1687 के बीच में मुगल जो शासक थे, जो औरंगजेब थे, उन्होंने गोलकोंडा को अपने नियंत्रण कर लिया। As the company traders moved to Bombay, Calcutta, present day Kolkata, and Madras, Chennai, Machilipatnam lost both its merchant and prosperity। तो जब जो कंपनी के जो व्यापारी थे दोस्तों, ये बॉम्बे से कहाँ को मूव किए, कलकत्ता और मद्रास। तो जब ये मूव किए तो मछलीपट्टनम का जो व्यापार था, जो मेन केंद्र था, वो धीरे धीरे घटते चला गया। वहाँ पे व्यापारी अब जाना बंद कर दिए और ये बॉम्बे और कलकत्ता से या चेन्नई से कारोबार शुरू कर दिए। तो जो प्रोस्पेरिटी मछलीपट्टनम का था वो घटते चला गया, जो महत्व था व्यापार के हिसाब से वो घटते चला गया। और ये कब धीरे धीरे होने लगा, जो 18 शताब्दी सेंचुरी में ये इनका प्रोस्पेरिटी घटते चला गया। आज देखिए तो दोस्तों वहां पे कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा जिला पाटीदार टाइटल जो टाउन है वो बस नाम रह गया, और वहां पे कुछ नहीं है दोस्तों। जैसे कि मछलीपट्टनम जितना उस टाइम फेमस हुआ करता था। न्यू टाउन एंट्रेंस, तो जैसे नए शहर आने लगे, नए व्यापारी आने लगे। द इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच formed East India Company in order to expand their commercial activity in the East। तो जो इंग्लिश के जो डच थे और फ्रेंच थे, इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए ईस्ट में शुरू किया। Initially, great Indian traders like Muhammad Abdul Ghaffar and Virji Vohra, who owned a large number of ships, competed with them। तो जो शुरू के जो व्यापारी थे, जो इंडियन व्यापारी थे, कौन कौन थे, मोहम्मद अब्दुल गफ्फार, विरजी बोरा, इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ शिप इनके पास था, और जो इन्होंने कॉम्पिटिट किया किसके साथ, ग्रीक के साथ। तो ऐसे उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। However, the European company used their naval power to gain control of the sea trade and force Indian traders to work as their agent। तो किसी भी तरह जो यूरोपियन कंपनीज थी, जो यूरोपियन कंपनी थी, इन्होंने अपना पावर कहाँ पे कंट्रोल किया, जो सी ट्रेड था, जो समुद्र का जो व्यापार हुआ करता था, उस पे अपना कंट्रोल हासिल करना शुरू कर दिए अपने जो एजेंट थे, जो उनके थ्रू। Ultimately, the English emerged as the most successful commercial and political power in the subcontinent। तो लास्ट में जो इंग्लिश थे वो आगे उभर के आए और सफलतापूर्वक अपना कारोबार और राजनीतिक रूप से सब कॉन्टिनेंट में अपना पावर
कंट्रोल करना शुरू कर दिए। The spurt in the demand for goods like textile lead to a great expansion of the craft of spinning, weaving and bleaching, dyeing etc. तो जो इनका क्या चीज में डिमांड बढ़ा दोस्तों, जैसे टेक्सटाइल में जो क्राफ्ट पर जो स्पैनिंग और वूविंग का जो काम था, जो बुनाई का जो काम था, ब्लीचिंग का था, ये सब में इनका काम बढ़ने लगा और इनका डिमांड ज्यादा होने लगा। विथ मोर एंड मोर पीपल टेकिंग देम अप, और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आने लगे। इंडियन टेक्सटाइल डिजाइन बिकम इंक्रीजिंग रिफाइंड, तो जो इंडियन टेक्सटाइल का डिजाइन था वो ज्यादा ही हर जगह कॉपी होने लगा और रिफाइंड होने लगा। हाउएवर दिस पीरियड आल्सो सॉ द डिक्लाइन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ क्राफ्ट पर्सन, लेकिन इसमें भी क्या हुआ दोस्तों, जो एक जो हस्तकला का जो काम जानते थे उनका भी रेट घटने लगा। जो उनका एक इंडिपेंडेंटली वो काम करते थे, व्यक्ति रूप से अपने निष्पक्ष रूप से काम करते थे, वो धीरे-धीरे कम होने लगा दोस्तों। They now began to work on system of advance, which meant that they had to weave cloth which was already promised to European agent. और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो यूरोपियन जो एजेंट थे उनके थ्रू इनको एडवांस मिल जाता था और इनको प्रॉमिस किया जाता था, ये प्रॉमिस करते थे कि ठीक है हम आपके लिए काम करेंगे। तो ये ऑलरेडी प्रॉमिस कर देते थे, अब वो जो डिज़ाइन देता था उनको ये बनाने होते थे। तो एक ये इंडिपेंडेंटली काम निष्पक्ष रूप से काम भी नहीं कर पाते थे। तो ये इनका एक प्रॉब्लम अराइज़ होने लगा। Weavers no longer had the liberty of selling their own cloth or weaving their own patterns. तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया, जो बुनाई का काम करते थे, जो क्राफ्ट पर्सन थे, उनको दिक्कत क्या होने लगा, वो अपना डिजाइन भी नहीं बना पाते थे, क्योंकि वो एडवांस पे प्रॉमिस कर चुके होते थे कि ठीक है मैं आपके ही अकॉर्डिंग, उनके एजेंट के अकॉर्डिंग ही उनको चलना होता था। ना वो खुद के अपना डिजाइन बना पाते थे, ना अपना डिजाइन वो पैटर्न बेच पाते थे। They had reproduced the design supplied to them by the company agent. तो जो कंपनी के जो एजेंट थे, जो डिजाइन वो सप्लाई करते थे वही उनको बना के देना होता था। तो ये इनको दिक्कतें होनी शुरू हो गई। The 18th century saw the rises of Bombay, Calcutta and Madras which are nodal city today. तो जो 18वीं शताब्दी में जो बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास का जो शहर था, वो बहुत ही डेवलप होने लगा दोस्तों। अब दोस्तों जानेंगे वास्को डी गामा के बारे में, जो एक क्रिस्टोग्राफर कोलंबस के बारे में। इन द 15th century, European sailor undertook undertook an unprecedented exploration of sea route. तो ये वास्को डी गामा क्या थे? एक क्रिस्टोग्राफर कोलंबस के थे। इन्होंने 15 शताब्दी में दोस्तों एक यूरोपियन सेलर व्यापारी थे। इन्होंने जो एक रूट फाइंड आउट किया, जो सी रूट के नाम से जाना जाता है। तो ये व्यापार करना चाहते थे या खोज करते थे कि हाँ, कहाँ से कैसे आसानी से सब कॉन्टिनेंट में पहुँच के या इंडिया पहुँच के आसानी से बिज़नेस कर सकते हैं। तो इन्होंने एक जो सी रूट था, इन्होंने फाइंड आउट किया था। They were driven by the desire of the find way of reaching the Indian subcontinent and obtaining spices. और ये इनका इच्छा था कि वहाँ से पहुँचे इंडियन सबकॉन्टिनेंट और वहाँ से मसाले लाके और यहाँ पे सेल आउट करें। वास्को डी गामा और पोर्चुगीज सेलर, ये कौन थे? एक पोर्चुगीज सेलर थे। सेल डाउन द अफ्रीकन कोस्ट, वेंट राउंड द कैप ऑफ गुड होप एंड क्रॉस ओवर द इंडियन ओशियन। और ये क्या करना चाहते थे? जो इंडिया का प्रोडक्ट था ये यहाँ से ले जाके और इंडियन जो सी था इसको क्रॉस करके और जाके अफ्रीकन जो था वहाँ पे या वहाँ के मार्केट में जाके अपना ये इंडियन सामान वहाँ पे बेच सके। हिज फर्स्ट जर्नी टूक मोर देन अ ईयर, लेकिन उनका पहला जो यात्रा था वो लगभग 1 साल से ज़्यादा का लंबा उनका यात्रा रहा। ही रीच कालीकोट इन 1498, और ये कालीकोट में पहली बार कब पहुँचे? 1498 दोस्तों। ये डेट भी आपको याद रखना पड़ेगा कि जो वास्को डी गामा कालीकोट में कब पहुँचे थे। तो आपको ये डेट बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। कब पहुँचे थे दोस्तों? सॉरी, ये 1400
98 में 1498 में पहुंचते। रिटर्न टू लिस्बन द कैपिटल ऑफ पोर्चुगल द फॉलोइंग ईयर, और उसी के अगले साल ये पोर्चुगल में पहुंचे। ही लॉस्ट टू ऑफ हिज 4 शिप, तो इन्होंने क्या क्या खो दिया दोस्तों, चार तो इनके चार शिप में से 2 इन्होंने खो दिया, एंड 170 लोग का इनका काफिला था जब ये अपना सफर शुरू किए थे, जिसमें से कितने बचे, सिर्फ 54 लोग बचे थे। जब वो यात्रा खत्म किए तो 54 लोग ही बचे थे। In spite the obvious hazard, the routes that were opened up provide to the extremely profitable, and he was followed by the English, Dutch and French sailor। तो इन्होंने दोस्तों एक बहुत ही सस्ता मार्ग पता लगा, जिससे आसानी से सामान यहाँ से खरीद के ले जा सके और बेच सके। लेकिन जब ये रूट दूसरे व्यापारी को मालूम चला तो उन्होंने भी इनके रूट को फॉलो किया, और यहाँ से सामान जैसे कि इंग्लिश, डच, फ्रेंच, ये सब ने इनका रूट को फॉलो किया दोस्तों, जो वास्को ड गामा ने फाइंड आउट किया था, और यहाँ से वो व्यापार शुरू कर दिया। The search for sea routes to India had another unexpected fallout on the assumption that the earth was round. Christopher Columbus, an Italian, decided to sail westwards across the Atlantic Ocean to find a route to Indian Sea। और जो इनका समुद्र का जो इंडिया का रूट ढूंढना था, ये अनएक्सपेक्टेड था, जो सोच नहीं सकते थे कि इतना आसानी से हम पहुंच जाएंगे। और जो इटालियन जो क्रिस्टोफर कोलंबस के थे, इन्होंने डिसाइड किया कि ये वेस्ट वार्ड अक्रॉस अटलांटिक ओशन से रूट से इंडिया का रूट आसानी से मिल जाएगा। He landed in the West Indies, which got their name because of this confusion in 1492। जब वो वेस्ट इंडीज में आए तो वो उसी को इंडिया समझने लगे, तो इसलिए उसका नाम वेस्ट इंडीज रखे। जो कंफ्यूज कब हुआ था, 1492 में। He was followed by sailors and conquerors from Spain and Portugal, who occupied large parts of Central and South America, often destroying earlier settlement in the area। तो ये किनके द्वारा फॉलोड किया गया, स्पेन के जो व्यापारी थे, पोर्चुगल के थे, उन्होंने जो लार्ज पार्ट जो सेंट्रल और साउथ अमेरिका का था, उन्होंने भी इसको जो सेटलमेंट था इनको डिस्ट्रॉइंग किया, जो इस एरिया का जो सेटलमेंट था उसको बर्बाद किया। तो दोस्तों यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। बहुत ही डिटेल से मैंने इस चैप्टर को बताया है, तो आप इस नोट को डिटेल्स में पढ़ लें या नोट बना लें, तो आसानी से आप कोई भी एग्जाम या कंपटीशन आराम से क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। तो नीचे दोस्तों देखते हैं थोड़ा और भी इसके बारे में, जो लेट्स रिकल है इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ये भी बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है, तो इनके बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि मोस्टली तो दोस्तों डेट ही पूछे जाते हैं कभी ऐसे एग्जामों में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसके बारे में। लेट्स रिकॉल द राजा राजेश्वर टेम्पल वाज बिल्ट इन 1010 एडी में। तो जो राजेश्वर टेम्पल था, ये कब बना था दोस्तों, ये बना था आपको 1010 में। अजमेर एसोसिएटेड विद द सूफी सैंड, तो ये जैसे एग्जाम में आपको पूछा जाएगा तो इतना ही पूछा जाएगा दोस्तों, अजमेर इज एसोसिएटेड विद द सूफी सैंड टू whom, तो you have to give the answer of ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। You have to give the answer of ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये आंसर होगा दोस्तों। हम्पी was the capital of, जैसे एग्जाम में आएगा, हम्पी was the capital of the विजयनगरा एम्पायर, ये होगा आंसर दोस्तों। The Dutch established a settlement at मछलीपट्टनम in आंध्र प्रदेश, तो किन्होंने कौन से ने सेटलमेंट स्टार्ट किया और कहाँ पे, तो मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ेगा ये। अब दोस्तों थोड़ा देख लेते हैं ट्रू और फॉल्स। वी नो द नेम ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द राजा राजेश्वर टेम्पल फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन, क्या ये सही है, हाँ, इंस्क्रिप्शन अभिलेख से मालूम चला। मर्चेंट प्रीफर्ड टू ट्रैवल इंडिविजुअली rather than caravan, फॉल्स, गलत है। काबुल वाज अ मेजर सेंटर फॉर ट्रेड
इन एलिफेंट नहीं, गलत है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे तो हॉर्सेस बिके जाते थे। ये हाथी का मेंशन किया गया, गलत है। सूरत वाज़ इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल, नहीं, ये भी बे ऑफ बंगाल पे तो नहीं है दोस्तों, ये भी गलत है। तो ये क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं, ये भी बहुत एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। और अब यहाँ पे दोस्तों आपका फाइनली चैप्टर खत्म होता है, क्लास 7 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले न्यू चैप्टर के साथ। जब तक के टाटा बाय। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और चैनल को लाइक करें। कमेंट में आपकी कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से इजीली पूछ सकते हैं दोस्तों, उसका रिप्लाई दिया जाएगा आपको। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।